आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन क्या है, क्या क्या इसमें बातें कही गई है, किस तरीके से एजुकेशन को का उत्थान की बातें कही गई है। तो आज हम राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहले आप इसको समझिए, फिर उसके बाद में हमने क्या कर रखा है, इसके 10-12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं आपको, और उन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपका कंसेप्ट क्लियर, कोई भी बुक अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए पहले राइट टू एजुकेशन 2009, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, एक बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए, और इन्होंने टारगेट रखा कि हम 10 साल के अंदर बढ़िया शिक्षा देंगे, और बढ़िया शिक्षा देने के बाद में साक्षरता दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कितने साल का टारगेट रखा? 10 साल का। राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है? अगस्त 2009 में ये एक्ट बना था। ये अधिनियम बनने के बाद में जब लागू होने की बात आई, देखो आपसे पूछे कि राइट टू एजुकेशन कब बना, संसद से कब पास हुआ। अब संसद का मतलब क्या होता है? संसद में तो देखो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिश्रण को हम संसद कहते हैं। अब अगस्त 2009 में ये अधिनियम बना था, 2010 में लागू हुआ, और कौन सी डेट को लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। समझना जाए, लागू की बात पूछे तो कब? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अब इससे पूछे कि राइट टू एजुकेशन 2009 ये कौन सी समिति की सिफारिश? तो जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे अनिल बोल्डिया समिति। अनिल बोल्डिया लिखा होता है, कई बार बाल्डिया लिखा होता है। अनिल बोल्डिया समिति की सिफारिशों पर यह अधिनियम बना। कब बना है? 2009 में। लागू कब हुआ है? 2010 में। और टारगेट कितने साल का था? 10 साल का। और किस प्रकार की शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी की। अब मैंने क्या लिख रखा है, इनके अनुच्छेदों के बारे में लिख रखा है, तो आप समझिए पहले। एक 86वां संवैधानिक संशोधन था। आपने सुना होगा कि पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, और 10 के बाद में 11 कर दिए। एक कौन सा जोड़ा गया? शिक्षा का। कौन सा कर्तव्य? शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 51A में वर्णित है। ध्यान से समझना। मौलिक अधिकार में कहां जिक्र आएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत में कहां जिक्र आएगा? मौलिक कर्तव्य में कहां जिक्र आएगा? मौलिक कर्तव्य का जिक्र है वो अनुच्छेद नंबर 51A में है। और राइट टू एजुकेशन का आपसे अनुच्छेद पूछे मौलिक अधिकारों में, किसमें? मौलिक अधिकार में बताइए कि इसका अनुच्छेद कौन सा है राइट टू एजुकेशन का, तो आपका उत्तर रहेगा 21A। और यदि आपसे पूछे अनुच्छेद 45, तो इसका जिक्र आएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी शिक्षा का जिक्र। नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब आपके पास समझने वाला बात है कि यदि आपके पेपर में आए कि कौन से नीचे दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, और आपके पेपर में आ जाए कि राइट टू एजुकेशन का मौलिक कर्तव्य बताएं, मौलिक अधिकार बताएं, तो आप अपने हिसाब से कर देना। ठीक है। अब मैंने लिखा कि 42वां संवैधानिक संशोधन, ये तो 86वां है। अब 42वें का जिक्र आए तो उसका प्रश्न किस तरीके से बनेगा वो समझिए।
देखिए कि अपने जो शिक्षा है वो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। कौन सी सूची का? राज्य सूची का विषय था, और इसको बाद में समवर्ती सूची का विषय बना दिया। और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को, राज्य और केंद्र दोनों को है शिक्षा पर अधिकार बनाने का। और समवर्ती सूची को, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया, तो वो किस संशोधन से लाया गया? 42वां संवैधानिक संशोधन से। और 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1976 में। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया होगा। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके एक पेज में समझाने की, ताकि आपके अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अनिल बोर्डिया समिति क्या है, कब आरटीई 2009 लागू हुआ और कब बना, किन अनुच्छेदों में जिक्र है और कौन कौन से संशोधनों का जिक्र आएगा। और उसके बाद में आप इस साइड में भी आइए, जो आपने कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे। मैं वो प्रश्न करवाने की कोशिश करूंगा जो आपको बार बार पजल कर रहे हैं और आपने नहीं पढ़ रखा है। देखिए, नॉर्वे मैंने क्यों लिखा और मैंने भारत क्यों लिखा है वो देखिए। यदि आपके प्रश्न आए राइट टू एजुकेशन सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, तो आपका उत्तर नॉर्वे आएगा। और यदि प्रश्न आए भारत में कब लागू हुआ, तो 2010 में, और भारत था वो कौन सा देश था राइट टू एजुकेशन वाला, तो आपका उत्तर आएगा 135वां देश था। अब तो ये मैंने लिखा है मध्याह्न भोजन क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है और बिना बोझ की शिक्षा क्या है, ये भी समझिए और ये आप इसको भी समझिए। यदि आपके प्रश्न है राइट टू एजुकेशन में कितने वर्ष से कितने वर्ष की उम्र तक आपको बच्चों को शिक्षा देनी है, तो आपका उत्तर आएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। 6 वर्ष से 14 वर्ष। अब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि उसके लिए कंपल्सरी, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आपने स्कूल में देखा होगा एक पेंसिल सी है, 2 बच्चे बैठे हैं और उसके नीचे लिख रखा है सब पढ़ें सब पढ़ें। अब ये 6 से 14 का मैंने लिखा और 6 से 18 मैंने लिखा, इसके अंदर अंतर है। अंतर क्या है? आपके पेपर में यह पूछा जाएगा कि दिव्यांग बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है वो कौन से किस वर्ष तक का मान्य है। यदि दिव्यांग ना आए तो आपका उत्तर रहेगा 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांग आ जाता है तो आपका उत्तर रहेगा 6 से 18 वर्ष। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी? अगला प्रश्न समझिए। यहां बात किसकी चल रही है? आयु की चल रही है, तो मैं यहां आयु लिख देता हूं, उम्र लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? आयु लिख देता हूं या उम्र लिख देता हूं, आप समझ गए हो। अब ये इसमें क्या कहा गया है कि 6 साल का है वो पहली में बैठेगा, 7 का है वो दूसरी में बैठेगा, 8 का है वो तीसरी में बैठेगा, और 9 का है वो चौथी में बैठेगा, और 10 का है वो 5वीं में बैठेगा। कई बार आपके पेपरों में ये आ जाता है कि आप हमारे को ये बताएं, एक लड़का है वो 10 साल का, कितने साल का है? 10 साल का, और 10वीं वो कभी स्कूल में भी नहीं गया, आपके स्कूल में आ जाता है। आप उसका राइट टू एजुकेशन के आधार पर कौन सी क्लास में उसको बिठाओ, तो आपका उत्तर रहेगा कि इसके आधार पर तो 10 साल का, 10वीं लग रही है उसको ना, तो वो लड़का 5वीं में बैठेगा। अब प्रश्न आपके आता, उसको आता भी नहीं कुछ, उसको नहीं आता, तो उसको अन्य बच्चों के बराबर लाने के लिए, क्या लाने के लिए? बराबर लाने के लिए उसको प्रशिक्षण दिलाना पड़ेगा। और वो प्रशिक्षण कितने महीने का होगा? वो 3 महीने का उसको विशेष प्रशिक्षण दिलाना पड़ेगा, ताकि वह अन्य बच्चों के बराबर।
कई बार इसकी प्रशिक्षण की जो टाइम है प्रशिक्षण का वो बढ़ भी जाता है। उसके लिए या तो स्कूल में जगह हो या एक सेफ जगह हो जहां पर बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आया होगा 6 से 14 और 6 से 18 क्या। अब मैंने एसएमसी लिखा है, ये राइट टू एजुकेशन का एक पार्ट है। इसमें मैं क्या लिख रहा हूं वो देखिए, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें 50 और 75% आप याद रख लेना, और ज्यादा याद रखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। 50% क्या है? 50% है महिलाएं। और यदि आपसे पूछे पेरेंट्स बताओ, अभिभावक बताओ, तो आपका उत्तर रहेगा अभिभावक का, पेरेंट्स का 75%। उदाहरण स्वरूप मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, कई बार आपके पेपर में ये आ जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसके अंदर 20 बच्चे हैं, वो 20 सदस्य हैं, तो उसमें महिलाएं कितनी होगी? तो महिलाएं 50% है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 10 महिलाएं होंगी। और यदि आपसे पूछ ले 20 सदस्य हैं और उसमें कितने अभिभावक होंगे, तो 75% का मतलब हो गया 15 अभिभावक होंगे। ठीक है ना? 50 और 75 आप समझ लेना चाहिए। अब समझिए बाला, बाला क्या है? क्या है कि आपने कई बार देखा होगा, आप स्कूल के अंदर जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर चित्रकारी की होती है, और वो चित्रकारी का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। उस दीवार पर चित्रकारी है, उसका नाम बाला दिया, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अब कई बार आपने स्कूलों में देखा होगा कि ये मान लो एक कमरा है, इस कमरे के यहां मतलब लगभग 2-2 2.5 फुट तक दीवार अलग कलर की होती है। वो बच्चे का लेखन कौशल का विकास करने के लिए बनाई जाती है, ताकि बच्चा इसमें मतलब कोई पहले बरता होता था, पेंसिल है आजकल, या कोई और चौक है या कोई और मटेरियल है, वो चलाए ताकि उसका लेखन कौशल का विकास हो। वो इसीलिए बनाई जाती थी, पर कुछ जब किसी को पता ना हो तो वो हो सकता है कि क्यों दीवार खराब करने लग रहे हो। अगला प्रश्न देखिए आप, मध्याह्न भोजन क्या है? मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। देखिए मिड डे मील की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 15 अगस्त 1995। कब हुई है? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हुई। अब मैं आपको एक नॉलेज के लिए बताऊं, आपसे कोई पूछ ले भी मिड डे मील स्टार्ट किया गया, क्यों किया गया, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। मिड डे मील वहां स्टार्ट किया गया जहां पर खाने पीने की ज्यादा समस्या, पर इसका प्रसार हरियाणा में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, सभी डिस्ट्रिक्टों में, सभी जिलों में हुआ। इसका मेन टारगेट क्या था? अधिकतर बच्चे स्कूल छोड़ के मान लो रिसेस में खाना खाने जाएंगे, उनके पेरेंट्स है वो या तो कोई काम में लगे हुए हैं, मतलब या खेत में गए हुए हैं या घर पर नहीं है, वो घर जाएंगे और किसी दोस्त को कह देंगे मेरा बैग ले आना, मैं नहीं जाता, तो वो नहीं गया तो उसकी क्लास खराब होगी। एक बात। दूसरी बात क्या थी कि यदि मिड डे मील स्टार्ट करेंगे तो आपस में सामाजिक विषमताएं, विशेषकर जातिवाद, मिटेगा और एकता बढ़ेगी। और यदि पौष्टिक आहार बच्चे को मिलेगा, तो पौष्टिक आहार मिलेगा मिड डे मील में, तो क्या होगा? उसको बढ़िया कैलोरी मिलेगी, बढ़िया कैलोरी मिलेगी तो उसका बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा तो उसको एजुकेशन में आनंद भी आएगा। कहते हैं ना भूखे से भजन नहीं होते, वो बात है। तो आपने ये समझा मिड डे मील के बारे में। 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट। ड्रॉप आउट रेट क्या? ड्रॉप आउट रेट, आपके स्कूल के अंदर, आपके गांव के अंदर बच्चों ने स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया, 10 दिन गए, 15 दिन गए, 20 दिन गए, महीने गए, 2 महीने गए, 6 महीने, और जाने के बाद में जाना छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट का मतलब होता है
स्कूल में एडमिशन तो है, स्कूल में दाखिला तो है, पर बच्चे स्कूल में नहीं जाते। बच्चे स्कूल में नहीं जाते, ड्रॉप आउट। बिना बोझ की शिक्षा का मतलब क्या है? इसका यशपाल समिति से लेना देना है। कौन सी समिति से? मैंने एक प्रश्न यहां से बिना बोझ का उठा लिया आपकी नॉलेज में वृद्धि करने के लिए। बिना बोझ की शिक्षा यशपाल समिति ने 1992 की बात है, यशपाल समिति ने कहा है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जहां पर बच्चे को बोझ ना लगे, उसको आनंद आए। उसके नजदीक के उदाहरण लीजिए, उसकी बैग का वजन कम होना चाहिए, उसकी रटने की प्रवृत्ति को बंद कीजिए, उसके अंदर ऐसे जिज्ञासु बनाइए ताकि उसको आनंद आए। बिना बोझ की शिक्षा यशपाल समिति 1992 यशपाल समिति। तो ये आपके समझ में आया। अब ये देखिए आप, मैंने ये क्या लिखा है, आप यहां पर एक प्रश्न और समझिए। यदि आपसे पूछे 45 घंटे का आरटीई में क्या लेना देना है, आरटीई में 45 घंटे का क्या लेना देना है, तो आपका प्रश्न है कि एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर टीचर को कितने घंटे वर्किंग, तो आपका उत्तर आएगा 45 घंटे, जिसमें पढ़ाने के और टीचर की खुद की तैयारी के, खुद के लेसन प्लान बनाने के भी ऐड है 45 घंटे के अंदर। आपसे पूछे 45 घंटे या टीचर को कितने कार्य, एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना होता है, तो आपका उत्तर आएगा 45 घंटे। अब प्रश्न आए आपके कि 1220 और 200,800 का क्या लेना देना। देखिए, यदि आपसे पूछे कि कार्य दिवस, और यदि आपसे पूछे कालांश या घंटे, या तो कालांश पूछ लेंगे या घंटे पूछ लेंगे। प्राइमरी और हाई स्कूल, प्री प्राइमरी तो प्राइमरी से पहले। जब आपके प्रश्न आए कि पहली से 5वीं प्राथमिक शिक्षा के लिए एक स्कूल का कार्य दिवस बताएं, तो आपका कार्य दिवस रहेगा 200 दिन। और यदि आपसे पूछे कितना घंटे वर्किंग है, तो आपका उत्तर रहेगा 800 घंटे। और 6ठी से 8वीं स्कूल के लिए पूछे तो आपका उत्तर रहेगा 220 दिन और 1000 घंटे। यह सारा सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। आरटीई में इतने ही प्रश्न बनेंगे, और आप आगे जो मैंने 10 प्रश्न समझा रखे हैं आप उसको कीजिए। ये मेरी साइकोलॉजी की पहली क्लास है। उससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम क्रमानुसार चलेंगे। साइकोलॉजी बिल्कुल आसान है, लोगों ने हवा बना रखा है। आपके ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाएंगे, आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए अपना, हम समझेंगे इसको क्या करना है इसमें, समझिए बस। प्रश्न क्या है वो देखिए पहले, उसके बाद में आप अपना उत्तर निकालिए। आप कहीं पजल होंगे, कुछ जगह नहीं होंगे। देखिए, आरटी 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। प्रश्न क्या आया? दिव्यांग। यदि डायरेक्ट होता दिव्यांग नहीं आता तो आपका उत्तर आता 6 से 14 वर्ष। और यदि अभी दिव्यांग आ गया तो आपका उत्तर आएगा 6 से 18। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी? 6 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न आपका, आप इसमें देखना आप 10 प्रश्नों में कितना स्कोर बना सकते हैं। राइट टू एजुकेशन 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किस मौलिक अधिकार में है? आप पहला प्रश्न तो आपका यह बनेगा कि बात चल रही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और मौलिक अधिकार की चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मौलिक अधिकार का जिक्र कहां है? अनुच्छेद 14 से 12 से 32 और 14 से 18। अब अपना प्रश्न क्या बनता है कि समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है।
स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है वो है 29-30। अब देखो कुछ बच्चे पजल हो जाएंगे, शिक्षा तो यहां भी है, पर पर्सन है राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 21A, और 21A कहां है? 21A तो आपका हो गया यहां है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? स्वतंत्रता। अधिकतर बच्चे निशान लगा देते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आपका गलत है। अगला प्रश्न अपना, पजल नहीं होना। शिक्षा को समवर्ती सूची में, अब मैंने बताया पहले किस में था? राज्य सूची में, और राज्य सूची से किस में चला गया? समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची थी वो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में शामिल किया। तो आपका उत्तर आएगा 1976। कई बच्चे हो सकता है मेरे हिसाब से निशान 2002 के लगाएंगे, वो अलग बात है, बात समवर्ती सूची की चल रही है, राइट टू एजुकेशन की नहीं चल रही। अगला प्रश्न अपना, विद्यालय में नामांकन के पश्चात, विद्यालय में नामांकन हो गया, नामांकन हो गया और स्कूल मारने छोड़ के बच्चे ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, उसको आप अपव्यय बोल सकते हैं, और वैसे इसका एजुकेशन से लेना देना है। अपव्यय और अवरोधन हम आगे शब्द आगे विशेष रूप से पढ़ेंगे। अपव्यय एक किस्म की बर्बादी है, ठीक है। अपव्यय और अवरोधन है, दोनों में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अवरोधन का मतलब ब्रेकर, कम शब्दों में बताऊंगा। ठहराव का मतलब रुकना। एक 10 वर्ष की आयु का बालक, कैसा लगा है? 10 साल का भाई, जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो, तो वह किस कक्षा में? 6 वाला पहली में, 7 वाला दूसरी में, 8 साल वाला तीसरी में, 9 साल वाला चौथी में, और 10 साल वाला 5वीं में। ये लो, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क होने वाली शिक्षा है। आरटी है वो 14 से ऊपर की बात नहीं कर रही है, दिव्यांग बच्चों के लिए कर रही है बस। राइट टू एजुकेशन 14 से ऊपर वालों की बात ही नहीं करती। मई 1998 में मैं किसकी स्थापना की गई? इसकी तो स्थापना हुई है 1961 में, इसकी स्थापना हुई है 1998 में, और इसकी स्थापना हुई है 1995 में। तो उपयुक्त सभी तो आएगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1995, 1998, साक्षरता मिशन, मिड डे मील 1995, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये नेशनल लेवल की बात चल रही है। और यदि स्टेट लेवल की बात चलेगी तो SCERT, आपने गुड़गांव का बारे में या गुरुग्राम के बारे में सुना होगा। हरियाणा के अंदर SCERT गुड़गांव में, स्टेट लेवल। अगला प्रश्न आपका, राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? लागू की बात चल रही है, बताओ। अब अधिकतर बच्चे यहां पजल होंगे, 2010 तो हमने पढ़ा है, लागू की बात चल रही है, बढ़ने की बात नहीं चल रही है, तो ये तो कट गया अपना। अब यहां बच्चे पजल होंगे तो उसको ध्यान से पढ़ना। अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, वो कौन सी अप्रैल से? 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न आपका, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है, तो उसमें महिला, अब मैंने बताया आपको महिला का तो आएगा 50% और पेरेंट्स का आएगा 75%। तो बात महिला की चल रही है, तो आपका उत्तर आएगा 12 का 50%, 12 का 50%, और 50% देखिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, 6।
तो यदि यहां अभिभावक शब्द दिया होता तो आपका उत्तर कितना होता? 3 3 9। अगला प्रश्न आपका, आयु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार समजातीय है, आयु के अनुसार विषम जातीय है, आयु के अनुसार समजातीय। अब पहले समझिए राइट टू एजुकेशन क्या कहती है। यदि मान लो 10 साल का बच्चा है, वो 5वीं में बैठा है, चाहे वो पहली नाक रखी हो, चाहे दूसरी नाक रखी हो, चाहे तीसरी नाक रखी हो, चाहे चौथी नाक रखी हो, सीधा 5वीं में गया वो। तो बात किसकी चल रही है? आयु की। और आयु की चल रही है तो हम विषम जातीय तो नहीं कह सकते ना। आप 7 साल के हैं, आपकी चाचा की लड़की भी 7 साल की है तो वो दूसरी में है, तो आयु है ना, आयु के हिसाब से तो सम जातीय हो गया, फिर विषम जातीय तो नहीं हुआ। और उसके अंदर स्कूल के अंदर लड़के भी पढ़ेंगे और लड़कियां भी पढ़ेगी, तो यहां पर जेंडर के हिसाब से तो सम जातीय है, भेदभाव किसी का तो नहीं है ना। राइट टू एजुकेशन आयु की बात करती है बस। तो आपका उत्तर क्या आएगा? आयु के हिसाब से सम जातीय है। यहां पर आप थोड़ा सा गौर फरमाना। निम्न संरचनाओं में से राइट टू एजुकेशन 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा, पृथककरण। पृथककरण तो हो ही नहीं सकता, अलग तो हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। तो आपका उत्तर आएगा समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा किसको कहेंगे? जहां पर एक ही जगह बैठ के लड़के लड़की में या किसी अन्य बच्चे में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सम आवेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना भी हमारी वीडियो बढ़िया है तो हम साइकोलॉजी की डालेंगे, अन्यथा हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।